हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो देखेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किस तरीके से इसकी क्रियाविधि होती है, क्या इसकी संरचना होती है, क्योंकि वास्तव में ये एक मशीन है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमसे एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि हमें क्वेश्चन पता होगा तो हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन आएगा और हमें इसको कैसे समझना है। तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, साइक्लोट्रॉन क्या है, संरचना चित्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि ये साइक्लोट्रॉन क्या है, फिर साइक्लोट्रॉन की संरचना खींचकर बनानी होगी। उसके बाद चित्र के बाद जैसे ही उसकी संरचना बनेगी यानी कि चित्र बन जाएगा, चित्र सहित हमें समझाना भी है, यानी कि पूरा का पूरा हमें साइक्लोट्रॉन समझाना है। इसके बाद हमें बिंदु भी दिए जा सकते हैं साइक्लोट्रॉन के कि किन किन बिंदुओं पर समझाना है, तो वो भी एक एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे नोट्स का 26वें नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने नोट्स तो डाउनलोड कर ही लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम इसका एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप साइक्लोट्रॉन की जो एक दो लाइन की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझ लें, ताकि आपका माइंड सेट ठीक तरीके से हो सके साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। अब ये क्या है? देखिए, आवेशित कण आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे कि या फिजिक्स में भी आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हैं। धन आवेश और ऋण आवेश, दो प्रकार के आवेशित कण होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या सभी प्रकार के आयन। तो ये जो आयन होते हैं या प्रोटॉन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन होता है, ये कैसे कण होते हैं? ये आवेशित कण होते हैं। तो इन्हीं आवेशित कणों को, यानी कि किन को? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को या फिर आयंस जैसे किसी भी चीज़ पर प्लस आवेश होता है किसी भी तत्व पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। तो इस तरीके से ये कहलाते हैं आयंस। तो इनको क्या करता है? इन सभी आयंस को त्वरित करता है। बाद में आप जाके पढ़ोगे कि जो हल्के भार वाले, जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन हैं, जिनका कम द्रव्यमान होता है, उनको साइक्लोट्रॉन द्वारा कराया नहीं जा सकता। वो हम अभी इसी में डिस्कस करेंगे सबसे एंड में। ठीक है, अभी हम अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है। ठीक है, अब ये मशीन क्या करती है? ये आवेशित कणों की स्पीड बढ़ाती है। ठीक है, इतना क्लियर करिए सबसे पहले। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक मशीन है या एक ऐसी युक्ति है, युक्ति यानी कि मशीन है, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? धन आवेशित कणों को या ऋण आवेशित कणों को क्या करने के लिए? त्वरित करने के लिए। त्वरित करना मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि हम आवेशित कणों की अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो हम साइक्लोट्रॉन का उपयोग। अब आपके मन में बड़ी ही जिज्ञासा आ रही होगी कि हमें इस मशीन को देखना है कि कैसे दिखती है। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन जो है सबसे पहले तो बनाया था 1932 में E.O. लॉरेंस ने। लेकिन आधुनिक साइक्लोट्रॉन मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको सबसे पहला साइक्लोट्रॉन दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि बात करें यदि हम कि आधुनिक साइक्लोट्रॉन इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति खड़ा है, इसके पीछे ये देखिए इतना साइज का होता है साइक्लोट्रॉन। अब एक व्यक्ति की तुलना में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइक्लोट्रॉन होता है। कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है ये। साइक्लोट्रॉन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मशीन होती है, लगभग 8 से 9 फुट की मशीन ये मशीन होती है। तो ये आपने देख ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि साइक्लोट्रॉन को किसने बनाया था। तो साइक्लोट्रॉन को बनाया था सन 1932 में E.O. लॉरेंस ने। तो ये देखिए पहला साइक्लोट्रॉन है, इस तरीके से बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1932 में। किसने बनाया था? E.O. लॉरेंस ने। ठीक है, तो ये हो गया। तो साइक्लोट्रॉन को आप समझ गए होंगे। लेकिन ये तो है बाहरी संरचना, तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, साइक्लोट्रॉन, ये तो हमें पता चल गया कि ये आवेशित कणों की गति को जो है बढ़ाता है, यानी उनकी स्पीड को एकदम से बढ़ाता है। लेकिन सबसे बेसिक प्रश्न ये उठता है कि हमें उसकी स्पीड क्यों बढ़ाना है? हमें इनको फालतू में
इतना क्यों थकाना है, इनकी स्पीड क्यों बढ़ाना है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, कि ऐसे ही हम किसी भी आवेशित कण की स्पीड बढ़ा देंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही हम इनको बहुत ही तेज़ी के साथ स्पीड इनकी बढ़ा रहे हैं, तो क्यों बढ़ा रहे हैं? कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो देखिए, इसको हम अच्छे से समझते हैं। होता क्या है कि साइंस में लगातार खोजें होती रहती हैं। अब खोजें होती रहती हैं तो होता क्या है कि हमें छोटे से छोटे चीज़ की खोज करनी होती है और बड़े से बड़े चीज़ की खोज करनी होती है। छोटे से छोटे से मतलब है परमाणु के लेवल पे। परमाणु के अंदर जैसे हमने देखा, हमने स्टडी किया है कि जैसे कोई पदार्थ होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, है ना? इस तरीके से हम उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो पहले हमें पता था कि सबसे छोटा पदार्थ तत्व होता है। जैसे सोडियम का कोई पदार्थ है तो सोडियम होगा, या हाइड्रोजन का कोई पदार्थ है तो हाइड्रोजन है। तो हमें पता चला कि पहले तत्व, लेकिन हमने सोचा कि ये इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, तो हमने हाइड्रोजन के भी टुकड़े किए, तो हमें मिला कि हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का परमाणु होता है, वही सबसे छोटा होता है। वहाँ तक स्टडी पहुँची कि वही सबसे छोटा होता है। अब इससे छोटा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर साइंटिस्ट जो हैं इसको तोड़ने का प्रयास करने लगे कि किस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। किसको तोड़ सकते हैं? इस परमाणु को तोड़ सकते हैं। तो हमने फिर परमाणु को तोड़ दिया। तो परमाणु के अंदर हमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ है? नाभिक में है। दोनों कहाँ है? नाभिक में है। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस नाभिक को भी तोड़ना चाहते हैं। तो नाभिक को तोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाभिक को तोड़ने के लिए हमें इसमें कुछ हिट करना होगा। इसमें कुछ क्या करना होगा? इसमें कुछ मारना होगा। जैसे हमें हथौड़े से किसी चीज़ को तोड़ना है तो हम हथौड़ा मारते हैं ना उसमें। किसी चीज़ को फोड़ने तोड़ने के लिए हमें बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ता है, बाहर से कोई बल लगाना पड़ता है। तो हमें इस नाभिक को भी तोड़ना है और हमें ये ज्ञात करना है कि इस नाभिक के अंदर कितने कण हैं। तो हम क्या करेंगे? इस नाभिक को तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप हथौड़े से इसे तोड़ दो, क्योंकि इसकी साइज तो बहुत छोटी होती है, ये तो आंखों से भी नहीं दिखाई देता। तो इसको तोड़ने के लिए, ये चार्ज से बना है, प्रोटॉन से, तो इसको तोड़ने के लिए भी हमें चार्ज की भी ज़रूरत होगी। अब चार्ज कौन कौन से हैं हमारे पास? देखिए, बेसिक तौर पे समझें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो देखिए, जो जितना ज़्यादा वजनदार चार्ज से हम तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी कम होता है। सबसे वजनदार कौन होता है? प्रोटॉन। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हम प्रोटॉन से इसे तोड़ेंगे। तो प्रोटॉन से हम यहाँ तोड़ने गए तो क्या हुआ? जैसे ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन आया यहाँ से, तो जैसे ही प्रोटॉन इसके पास गया, इतनी ही दूर से वो इस तरीके से चला गया, यानी कि इससे प्रतिकर्षित हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रतिकर्षित हो गया। क्योंकि नाभिक की प्रकृति धन आवेश की होती है और प्रोटॉन की प्रकृति भी कैसी होती है? धन आवेश की होती है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे ले गए तो ये यहाँ से नाभिक ने इसे धक्का दिया और इस तरीके से लौटा दिया। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि नाभिक को तोड़ना ऐसी सरल काम नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। तो हमने क्या किया? हमने प्रोटॉन को और थोड़ी स्पीड से भेजा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक पहुँच पाया, फिर नाभिक ने उसको दूर फेंक दिया। तो हम नाभिक के पास ही नहीं जा सकते, तोड़ने की तो बात की दूर है। तो हम नाभिक के पास ही नहीं जा पा रहे हैं, तोड़ने की तो बात की बात है। तो फिर क्या करें? तो फिर यहाँ पे सोचा गया कि हम कोई ऐसी मशीन बना दें, हम कोई ऐसी मशीन बना दें जो आवेशित कण की स्पीड बढ़ा दे अचानक से, यानी कि उसे क्या कर दे? त्वरित कर दे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोट्रॉन त्वरित करता है तो क्यों करता है? अध्ययन करने के लिए, खोज करने के लिए। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? नाभिक के अंदर भी खोज कर सकता है। तो नाभिक के अंदर खोज करने के लिए वो क्या करता है? आवेशित कणों की स्पीड बहुत हाई कर देता है। तो आपने देखा होगा कि किसी कण की फिर इतनी ज़्यादा साइक्लोट्रॉन स्पीड कर देता है कि ये यहाँ से जाके 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 इसको प्रतिकर्षित करे उसके पहले इसे जाके हिट कर देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे हम उठा उठा के उनकी स्टडी करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का काम ये है। लेकिन बेसिकली साइक्लोट्रॉन आवेशित कण की स्पीड कैसे बढ़ा देता है? क्या इतना आसान है आवेशित कण की स्थिति, या
क्या इतना आसान है आवेशित कण की जो है स्पीड बढ़ाना? तो आंसर है नहीं, ये भी बहुत ही कठिन काम है। सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन जो है आवेशित कण की स्पीड बढ़ाने के लिए दो फिनोमेना का यूज करता है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो कोई भी आवेशित कण है, जैसे मान के चलिए धन आवेशित कण है, जैसे प्रोटॉन है, हम प्रोटॉन के संदर्भ में समझेंगे, फिर हम इसको एक एक करके सब में समझ लेंगे, यानी कि सबका उदाहरण में हम इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। और बाद में आप जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए प्रोटॉन ही होता है। अब ये धन आवेश है, इसको हमें क्या करवाना है? त्वरित करवाना है। त्वरित करवाना है मतलब इसकी क्या करना है? स्पीड बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे? तो देखिए, दो यहाँ पे ऑप्शन है। पहला है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछा कि भाई साहब क्या आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं? किसकी? धन आवेश की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये माइनस से स्टार्ट हुआ, प्लस पर समाप्त हुआ, इस तरीके से। यहाँ पे ये प्लस से स्टार्ट होगा और ये माइनस से यहाँ पे समाप्त होगा, तो इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इसमें क्या हुआ कि हम किसी भी चार्ज को रखते हैं, धन आवेशित कण को रखते हैं, तो ये क्या करता है? माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पहले ऐसे आया तो ऐसे आता आता इस डायरेक्शन में चलने लगता है, ठीक है। किस डायरेक्शन में चलता है? इस डायरेक्शन में। और जैसे ये चलता जाएगा, जितना ज़्यादा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस पर ये फोर्स काम करता है, F बराबर Q इंटू E। इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? फोर्स। और F का फॉर्मूला क्या होता है? ma, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होता है वो रैखिक गति के लिए होता है। और यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो F बटे m बराबर, m को बटे में ले जाएं तो a। इससे इक्वेशन से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट होगा कण, उतना ही ज़्यादा त्वरित होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पूछा कि क्या आप प्लस आवेश को त्वरित करा सकते हो? उसने कहा बिल्कुल, आप हमारे फील्ड में प्लस आवेश रखिए तो वो उसमें क्या होगा? इस तरीके से चलेगा और धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगा। लेकिन हमने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ये तो क्लियर है। तो हमने क्या कहा? उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पहले छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसकी स्पीड इतने में कम ही हो पाई। हमें बहुत हाई स्पीड चाहिए, लेकिन छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से स्पीड मिलती तो है लेकिन उतनी नहीं मिलती। ये आराम से एक्सेलरेट होता है, थोड़ी सी स्पीड गेन कर लेता है, लेकिन इसके बाहर ये नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये गति नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो फिर यहाँ पे सोचा गया कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लंबा बना दें। तो फिर यहाँ पे क्या किया गया? हमने लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इस तरीके से। हमने सोचा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा चार्ज उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, तो हमने इस तरीके से रख दिया। तो अब यहाँ से चार्ज एंटर कराया तो हमने देखा कि जैसे हम चार्ज एंटर कराते हैं तो हम क्या सोच रहे थे कि इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जितना लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 किलोमीटर लंबा मान के चलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया किसी नली में, तो अब हम सोच रहे हैं कि ये चार्ज उसमें चलेगा तो ये हाई स्पीड पे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहीं ना कहीं हमें प्लस सोर्स बनाना होगा, और ये माइनस है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन जितना लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ पे वीक हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो ई है वो क्या हो जाता है? बीच में कमज़ोर हो जाता है। वो उसी तरीके से है जैसे एक ट्यूबलाइट आपके हाथ में यहाँ पे है और एक ट्यूबलाइट यहाँ पे है, दोनों की लाइट जल रही है, तो इसकी लाइट भी यहाँ पे चारों तरफ फैलेगी इस तरीके से, और इसकी लाइट भी चारों तरफ फैलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों
के बीच में जो लाइट है वो अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, बहुत ज़्यादा तीव्रता की होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा उजेला होगा। लेकिन जैसे ही हम इस रॉड को इस तरफ ले जाएंगे यहाँ पे दूर, तो बीच में जो उजेला है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसकी लाइट का जो उजेला है वो इस तरफ आने लगेगा, यानी कि दूर दूर करेंगे इसका लाइट को इसके आसपास रहेगा, इसकी लाइट का उजेला इसके आसपास रहेगा, बीच में तो उजेला कम होने लगेगा। और अगर इनको ज़्यादा दूर कर देंगे तो बीच में अंधेरा भी हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे एक छड़ है जिसको हमने प्लस आवेश दिया हुआ है, और यहाँ पे एक छड़ है जिसको हमने माइनस आवेश दिया हुआ है, जिसके कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। लेकिन ये दोनों इतनी दूर हैं कि बीच में बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कि बीच में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई। अब ई अगर कमज़ोर पड़ेगा तो इक्वेशन से एफ भी कमज़ोर पड़ेगा, है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो कम पड़ गया, वो कमज़ोर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया। अब फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम। तो भाई इसकी स्पीड ही नहीं बढ़ पाई। तो जो हमारी चालाकी थी कि हम क्या कर रहे थे, हमने सोचा कि इसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो ज़्यादातर एनर्जी क्रिएट करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाया। तो ये जो है ये चल ही नहीं पाया, तो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड से पूछा कि क्या आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कर पाया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये लाइंस मैंने बनाई, जैसे यहाँ पे अगर मैंने डॉट डॉट बनाया, इसका मतलब है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या हो रही हैं, वो बाहर की ओर आ रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी आ रही हैं, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर आ रही हैं। और अगर हम क्रॉस में बनाते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं इस कागज में अंदर की ओर जा रही है। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, अंदर की ओर। अगर मैंने ये बनाया तो ये इसका मतलब क्या है, बाहर की ओर आ रही, क्योंकि तीर के टाइप में हम दर्शाते हैं। जब बाहर की ओर आएंगी तो तीर का पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि तीर में होता क्या है कि पहले जो होता है इस तरीके से डिजाइन होती है और पीछे इस तरीके से क्रॉस बने होते हैं, ठीक है, ये तीर होता है। तो जब बाहर की ओर आएगा, आपके सामने आएगा, तो आपको क्या दिखेगा, ये डॉट दिखेगा। और जब यदि अंदर की ओर जाएगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगा, तो क्या दिखेगा, ये क्रॉस दिखेगा। तो इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं को हम ऐसे दर्शाते हैं। अब हमने चुंबकीय बल रेखाओं से पूछा कि क्या आप प्लस माइनस चार्ज को त्वरित कर सकते हो, तो उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में यदि किसी आवेश को लॉरेंज फोर्स आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या करने लगता है, इसके चारों ओर जो है, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा है तो इसके चारों ओर मोशन करने लगता है, गति करने लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मान के चलिए बाहर की ओर आ रही है, तो इस तीर के चारों ओर यहाँ पे घूमने लगेगा। यहाँ पे भी आवेश क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के इस तरीके से चक्कर लगाता है। तो सीधी सी बात है कि चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चार्ज को घुमाती हैं केवल इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्पीड बढ़ाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो स्पीड बढ़ाती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक स्पीड नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमज़ोर हो जाता है, तो हम इसे ज़्यादा चला भी नहीं सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो कैसे हम इसकी धनावेश की स्पीड बढ़ा पाएंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की हेल्प लेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों की हेल्प लेंगे। और देखिए कैसे कैसे हेल्प लेते हैं, आपको ध्यान से देखना है। तो इसके लिए हम अब साइक्लोट्रॉन की संरचना पढ़ने जा रहे हैं, और आपको ध्यान से देखना है कि क्यों इस तरीके की संरचना होती है, इसलिए आपको बेसिक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये साइक्लोट्रॉन जो होता है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों की हेल्प लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, ये एक धातु का डिब्बा होता है, ये इस तरीके से गोलाकार डिब्बा होता है जो अंदर से खोखला है, यानी कि अंदर खाली है। तो जैसे हमारे नॉर्मल एग्जाम्पल में बर्तन होते हैं उसी तरीके से है, ये डिब्बा है, ये ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, और गोला है, बीच में खाली है। अब यदि हम इसको काट दें इस तरीके से, बीच से हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं, तो कैसे बनेगा ये, जब हम इसको बीच से काट देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा,
इसको मान के चलिए हमने 20 से काट दिया। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ कि कैसे दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि दो पैरेलल लाइन खींचना है और यहाँ पे अर्धवृत्त बनाना है और यहाँ पे अर्धवृत्त बना लेना है। इसके बाद चूँकि हमने डिब्बे को काटा हुआ है तो यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे। ये मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे कि कैसे हमें चित्र बनाना है यहाँ पे। तो जब हम इस डिब्बे को काटेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये है, इसको काट दिया हमने, अंदर से ये खोखला है तो ये इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनकी आकृति डी जैसी है तो इन्हें हम डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को मिला के डीज कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये जो बीच का आपको स्थान दिख रहा है खाली, ये गैप होता है, बीच का गैप। गैप हम इसे बोलते हैं GAP, गैप। ठीक है, तो ये स्थान भी बोल सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले हमने गोला डिब्बा लिया, उसे काट दिया, दोनों के अलग अलग हिस्से हो गए। चूँकि धातु का है तो विद्युत का चालक होगा, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक तार से कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज लगाया और दोलित्र लगा दिया। ये ऑसिलेटर दोलित्र कहलाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलना। जैसे कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये 10 लाख बार क्या करता है, प्लस माइनस चेंज करता है। जैसे पहले इसे प्लस रखेगा, फिर अगली बार में इसे माइनस कर देगा। पहले इसे प्लस माइनस करेगा, फिर माइनस प्लस करेगा, प्लस माइनस करेगा, माइनस प्लस करेगा। तो ऑसिलेटर या दोलित्र का काम यही होता है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे हमने लगा लिया। इसके बाद इसे हम, चूँकि ये दो डीज हैं इसलिए हम इसको हम नाम दे देते हैं D1 और इसको नाम दे देते हैं D2। तो इस तरीके से हमने सेट किया। अब इसके बाद क्या है कि हमें विभवांतर का पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है विभवांतर कितना होता है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो 50 किलो वोल्ट जो है, अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा विभवांतर हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने ये 50 किलो वोल्ट यहाँ पे लिख दिया। ये विभवांतर बहुत ज़्यादा होता है और इतने में हम दोनों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, वो डिपेंड करता है दोलित्र पर। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा क्योंकि दोलित्र जो है, जैसे मान के चलिए पहले केस में यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगले ही पल ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, क्योंकि दोलित्र जो है इसको प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस करता रहता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बीच का जो स्थान है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गैप। तो आप लिख भी सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बीच में समझाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इस तरीके से, प्लस से माइनस की ओर। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए चूँकि हमने माना है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा यहाँ पे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल गैप में बनता है। कहाँ बनता है, गैप में। इसके अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि खोखले गोलीय चालक हो या खोखला कोई भी चालक हो, इसके अंदर जगह है, क्योंकि ये स्टील का डिब्बा हो सकता है, सॉरी मेटल का डिब्बा होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि खाली जगह बहुत सारी होगी, खोखली जगह होगी इसके अंदर। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि किसी भी खोखली सतह पर, खोखली चीज़ के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसकी सतह पर बनता है। ठीक है, तो
खोखली चीज़ के अंदर ना ही इस डिश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना ही इस डिश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आप क्लियर कर लीजिए, ना ही इस डिश के अंदर ना ही इस डिश के अंदर, केवल इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो चलिए ये हो गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक कैसे लगाना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी चुंबक भी अब हमें लगाना है। तो चुंबक लगाएंगे एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, जो कि मैं दिखा नहीं पा रहा कागज़ में। कागज़ के तल की लंबत एक ऊपर एक नीचे में, इसलिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ तो आप इमेजिन कर पाएंगे। ये देखिए, ये है साइक्लोट्रॉन का मेन हिस्सा। इसके ऊपर ये एक चुंबक लगी हुई है और एक नीचे चुंबक लगी हुई है। देख पा रहे हैं ना आप, एक कहाँ लगी है, ऊपर चुंबक, और एक लगी है नीचे। देखिए ये दोनों डीज ऑसिलेटर से जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि हमने जोड़े हैं। ये देखिए, एक इसके ऊपर चुंबक लगाएंगे, एक इसके नीचे चुंबक लगाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र लाइंस कैसी आएंगी, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं। तो नीचे जो है वो नॉर्थ पोल होगा और ऊपर क्या होगा, साउथ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये जब नीचे से ऊपर आएंगी, मान के चलिए इसके नीचे क्या रखा है, नॉर्थ पोल, और ऊपर क्या रखा है, साउथ पोल। तो ये कहाँ से कहाँ आ रही हैं, उत्तर से दक्षिण, यानी नीचे से ऊपर। तो तीर कैसे दिखेगा आपको, तीर दिखेगा इस डॉट के रूप में, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो तीर आपको दिखेगा इस डॉट के रूप में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये चौकोर बना लिया और इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये आ रही हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ रही हैं। तो हमें ये इस तरीके से दिखेंगी, हमने ये बना दिया, ऊपर की ओर आ रही हैं। अब ये मैं चित्र थोड़ा साफ रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझें और आज के बाद कभी भी साइक्लोट्रॉन आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, तो अब हमने ये ऊपर की ओर बना ली। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सेटअप की हैं। एक खाली खोखला डिब्बा लिया है जिसको बीच से काट दिया है, पहले हिस्से को D1 नाम दे दिया है, दूसरे हिस्से को D2 नाम दे दिया है। दोनों को हम डीज कहते हैं। दोनों को हमने हाई वोल्टेज से जोड़ दिया है, 50 किलो वोल्ट लगभग, जिससे इनके बीच में गैप में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, यानी कि बहुत ही तीव्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पे बन चुकी है। और ऊपर से हमने क्या किया है, इस डीज, दोनों डीज के ऊपर एक हमने चुंबक लगाई है और दोनों डीज के नीचे हमने एक चुंबक लगाई है। देखिए इस तरीके से ऊपर और नीचे। तो इससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही हैं तीर के रूप में, ऐसी, इस तरीके से। तो हमें क्या दिखेगा, हम चूँकि यहाँ से देख रहे हैं इस चित्र को, ऊपर से टॉप एंगल से, हमारी आँख यहाँ पे है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें तीर की नोक दिखेगी ना। तो हमें ये नोक दिख रही है तीर की, ऊपर से लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इतना हमने अभी तक स्टडी किया हुआ है। नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है। ठीक है, हमने ये जानकारी के लिए लिख लिया। अब हमें साइक्लोट्रॉन के लिए हमें किसी आवेशित कण को क्या करना है, घुमाना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिलामेंट लगाएंगे F। फिलामेंट में क्या होता है, रेडिएशन, फिलामेंट एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ से रेडिएशन, रेडियो एक्टिव कोई भी तत्व रखा रह सकता है या कोई हीटिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी गर्म वस्तु। तो वो गर्म वस्तु क्या करती है, वहाँ से आयंस को रिलीज कर सकती है या फिर प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से फिलामेंट से धन आवेश उत्पन्न हुआ। तो अब हम उसकी जो है जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सुनना है, आप पूरा इसको समझ जाओगे। मान के चलिए कि ये धन आवेश यहाँ पे है। अब ये धन आवेश है, तो जैसे ही धन आवेश आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले केस में यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है। यहाँ पे क्या है, धन है और यहाँ पे ऋण है। तो होगा क्या कि ये जो चार्ज है धन आवेशित है, तो ये कहाँ अट्रैक्टिव होगा, बताइए, धन की ओर कि ऋण की ओर। तो आपका जवाब होगा, अगर ये धन है, पॉजिटिव आयन है, तो ये ऋण की ओर जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट होता है, अचानक से उसकी स्पीड बढ़ती है बहुत तेज़ी के साथ, इस तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ।
लेकिन यहाँ से यहाँ तो चला गया, लेकिन इसके अंदर अब जा पहुँच गया तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो नहीं है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अब ये यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र तो है। विद्युत बल केवल यहाँ से यहाँ है, विद्युत बल केवल यहाँ से यहाँ है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये जो डीज है, डीज के अंदर जब ये चला गया है खोखले बर्तन में अंदर, उसके अंदर तो नहीं है ना, उस डीज के अंदर तो क्या नहीं है, ई नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो है वहाँ पे। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र लाइन इस तरीके से है, ये जो तीर है ये ऊपर की ओर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लाइन इस तरीके से है, और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उस चार्ज को घुमाता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक लाइन है, ये देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं और सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र लाइन है, तो जब ये चार्ज यहाँ पे है, जब ये चार्ज इस तरीके से आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र लाइन उसको क्या करेगी, इसकी चारों ओर इस तरीके से घुमा देगी। चुंबकीय क्षेत्र लाइन क्या करेगी, उसको घुमा देगी बिना वेग में वृद्धि किए। जो स्पीड उसने गेन की है, जो स्पीड उसने प्राप्त की है, उसी स्पीड के साथ इसको क्या करेगी, घुमाएगी। तो ये चार्ज क्या होगा, इस तरीके से घूम जाएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा उतने समय में ये जो दोलित्र है अब ये चेंज कर देगा, क्या चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी ये प्लस माइनस ऐसी थी, लेकिन दोलित्र का काम ही है कि विद्युत क्षेत्र को चेंज करना। तो अभी ये क्या है, प्लस माइनस है, तो धीरे से क्या करेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये घूम के यहाँ से यहाँ आता है, उतने में ये इसे प्लस कर देता है और इसको माइनस कर देता है। तो अब क्या होता है कि ये जो चार्ज यहाँ पे है, इसकी प्रगति कैसी है, प्लस की। तो अब इसे कहाँ जाना चाहिए, माइनस की ओर, क्योंकि अब हमारा ये जो D1 है ये माइनस बन चुका है और D2 जो है प्लस बन चुका है। तो ये कहाँ जाता है, D1 की ओर। तो फिर से इसकी स्पीड अचानक से एकदम से फिर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, स्पीड तो बढ़ती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड मान के चलिए यहाँ 2 की रफ्तार में था, घूम गया 2 की ही रफ्तार में, लेकिन फिर इसे यहाँ जाना है तो ये फिर झटके के साथ यहाँ पहुँच गया और इसकी स्पीड हो गई 4, दुगनी हो गई। अब जैसे ही फिर यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे फिर उसे खाली बर्तन के अंदर जाना है, जहाँ पे ई नहीं लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। विद्युत क्षेत्र नहीं लगता तो इसकी 4 की स्पीड 4 की ही रहेगी। और यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उसे खाली क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उसे घुमाता बस है। तो उसने क्या कर दिया, इसे घुमा दिया और वापस इस तरीके से आया। जैसे ही उसने घुमा तो उसने क्या कर दिया, इसे घुमा दिया और वापस इस तरीके से आया। जैसे ही उसने घुमा दिया तो इस तरीके से आया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आया, उतने समय में, जितने समय में ये घूम के यहाँ से यहाँ आया, उतने समय में ये जो दोलित्र इसने अपना काम कर दिया और फिर से इसने इसे प्लस बना दिया और इसे माइनस बना दिया। जो अभी माइनस था उसे क्या कर दिया, प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये, जैसे जितने समय में ये घूम के आया तो अब इसे वापस से इसे प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया। तो फिर क्या हुआ, ये इसे फिर माइनस, चूँकि इसकी प्रकृति प्लस है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा ना। तो ये फिर से एक बार बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से यहाँ पहुँचा, इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा। तो अभी ये 2 4 था, अब इसकी स्पीड हो गई 6 और 6 के साथ यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे अंदर पहुँचा। तो यहाँ पे फिर विद्युत क्षेत्र नहीं लगता, क्या लगता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र बस लगता है, तो उससे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र केवल इसको घुमा देगा, उसी 6 की रफ्तार में इसे घुमाएगा इस तरीके से। और जैसे ही घुमा दिया, जितने समय में ये घूम के आया, दोलित्र ने फिर इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। तो जैसे ही ये, चूँकि इसकी प्रकृति धन है तो ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर, इस डीज की D1 की ओर। तो फिर यहाँ से ये बहुत ही तेज़ी के साथ जाएगा। तो इसकी स्पीड अब 10 की हो गई, मान के चलिए इसकी स्पीड 10 की हो गई। अब 2 से देखिए स्पीड कहाँ पहुँच गई है, 10 की। तो यहीं से चक्कर चक्कर घूम रहा है, फिर यहाँ पे माइनस मिला, यहाँ पहुँच गया, लेकिन इसके अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड ने उसको फिर घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको घुमा दिया, तो ये यहाँ पे पहुँचा। इतने में दोलित्र ने क्या कर दिया, इसे प्लस बनाया और इसे माइनस कर दिया। तो फिर ये माइनस से अट्रैक्ट हुआ, फिर इसकी स्पीड 12 पहुँच गई। इस तरीके से ये घूमता रहता है, घूमता रहता है और
विद्युत क्षेत्र इसकी स्पीड बढ़ाता रहता है, चुंबकीय क्षेत्र लगातार इसे घुमाता रहता है, जिससे ये इतनी हाई स्पीड पे पहुंच जाता है, घूमते 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 इतनी हाई स्पीड पे पहुंच जाता है कि इसे अब हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घूम घूम कर इतना, देखिए इस तरीके से ये स्प्रिंग टाइप बनाता रहता है, जैसे जलेबी होती है ना, उसी तरीके से इसने देखिए बना लिया। ये देखिए संरचना, और ये घूमते घूमते जब तक घूमता रहता है इस साइक्लोट्रॉन में, जब तक घूमता रहता है, जब तक कि ये पूरा का पूरा साइक्लोट्रॉन के डीज के बराबर ना हो जाए, यानी कि जितनी साइक्लोट्रॉन के दोनों डीज की जो मिला दें तो परिधि बनती है, उसके बराबर ना हो जाए, तो मान के चलिए हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जिट बनाया जाता है, बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाता है। तो अब क्या होगा कि इस तरीके से इतनी तेज रफ्तार में घूमता है कि यहाँ पे निकलने के लिए जैसे ही जाता है तो किसी भी नाविक को ये हिट कर सकता है। किसी भी नाविक को हिट करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वही प्रोटॉन जिसकी स्पीड 2 की थी, आज इतनी अधिक स्पीड उसकी हो गई है कि वो जाके किसी भी नाविक को हिट कर सकता है। कैसे हुई? इस तरीके से, यहाँ से आया, बहुत तेजी के साथ आया यहाँ पे, फिर इसने घुमा दिया, बहुत तेजी के साथ यहाँ पे आया, फिर इसने घुमा दिया, फिर बहुत तेजी के साथ, यानी कि इन गैप में क्या होता है, उसकी लगातार स्पीड बढ़ती जा रही थी गैप में, और ये जो डीज के अंदर पहुँचता था तो उसको घुमा देता था, तो वो कम छोटे एरिया में ही गति करता रहा और इस तरीके से घूमता रहा और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई और उसने क्या किया, नाविक को हिट कर दिया। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मदद ली है और हमने मैग्नेटिक फील्ड की भी मदद ली है, यानी कि हमने विद्युत क्षेत्र की भी हेल्प ली है, विद्युत क्षेत्र की भी मदद ली है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की भी मदद ली है। विद्युत क्षेत्र ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र ने लगातार स्पीड बढ़ाई, वो भी गैप के भीतर भीतर, और चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ने लगातार उसको घुमाया उसी एरिया में, क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए था। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दूर तक बना दिया तो बीच में कमज़ोर हो गया, तो वो भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास पास है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पीड के साथ यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ी, फिर घूम गया, फिर उसने डबल स्पीड बढ़ाई, फिर घूम गया, फिर ट्रिपल स्पीड बढ़ाई, फिर घूम गया, तो क्या हुआ, बहुत तेज़ी के साथ ये घूमता 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 क्या यहाँ से एग्जिट हो गया और नाविक को तोड़ देगा। तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे जो नोट्स में जिस तरीके से लिखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे लिखना है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएँ, और इसकी संरचना कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ तक देखा तो संयम होगा आपके पास निश्चित ही, तो अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए शुरू में जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। इसका उपयोग किसके लिए होता है, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। देखिए ये डीज बने हुए हैं, जो जैसे मैंने समझाया है ये बने हुए हैं, ये यहाँ पे दौलित्र लगा हुआ है, यहाँ पे एग्जिट बना हुआ है, लक्ष्य कैसे जाना है, विक्षेपक प्लेट होती है। अब ये क्यों लगाई गई है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चूँकि ये प्लस चार्ज है जो कि बहुत तेज़ी के साथ, प्रोटॉन है जो कि बहुत तेज़ी के साथ गति कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे बाहर निकालने के लिए हमें कुछ लालच देना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे कुछ हमें रखना होता है। लालच का मतलब क्या होता है, जैसे ये प्लस है तो हमें इसको बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पे माइनस की कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं, तो माइनस से प्लस यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण ही यहाँ पे बाहर निकलता है, तो इसे हम विक्षेपक कहते हैं, डिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, तो नहीं तो ये इसमें घूमता रहेगा क्योंकि इतनी स्पीड हाई है कि इसे हमें बाहर निकालने के, जिस रास्ते से हमें बाहर निकालना है उसी रास्ते में हमें ये माइनस रखना होगा। तो ये दूर से तो नहीं इसके पास जाता, लेकिन जैसे ही ये घूमता घूमता पास आने लगता है माइनस के, यानी कि इस विक्षेपक के, तो ज़्यादा नज़दीक आएगा तो वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सामने से देखने पर साइक्लोट्रॉन ऐसा लगता है ऊर्ध्वाधर काट है, ऐसे ऊपर नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ बना है, कुछ भी उसमें टेंशन नहीं है, नॉर्थ साउथ ऐसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। और जब हम यहाँ केवल यहाँ आँख लगा के देखते हैं इस तरीके से, तो ऐसा दिखाई देता है बीच की संरचना। तो ये दोनों संरचनाएं हैं, ये D2 D1 यहाँ पे जिस तरीके से है। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम बात करें संरचना की, तो संरचना देखिए कैसे है। चित्रानुसार साइक्लोट्रॉन के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज परिच्छेद प्रदर्शित हैं। देखिए ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, तो आपको लिख देना है कि चित्रानुसार साइक्लोट्रॉन का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परिच्छेद क्या है, प्रदर्शित है, इस तरीके से।
अब आपको लिखना है कि इस उपकरण में एक सपाट बेलनाकार निर्वातित कोष्ठ होता है। तो ये देखिए किस तरीके से ये उसके लिए फिलहाल सॉरी, ये जो है निर्वात कोष्ठ की बात हो रही है, इस कोष्ठ की बात हो रही है। मैं चित्र में बता देता हूँ, ये इस कोष्ठ की बात हो रही है। बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है ना, इसकी बात हो रही है। इस कोष्ठ को हम सी से दर्शाते हैं। ये क्या कहलाता है? कोष्ठ। तो यहाँ पे ये कोष्ठ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि बेलनाकार कोष्ठ होता है, देखिए सी से दर्शाते हैं ना, जिसमें दो अर्ध बेलनाकार खोखले इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ये खोखले इलेक्ट्रोड क्या है, अगर हम इसके अंदर चले जाएं, इसके अंदर, तो क्या होता है, जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ये देखिए ये दो खोखले इलेक्ट्रोड, और समझाया हुआ है उसमें भी देखिए ये दो खोखले इलेक्ट्रोड हैं, ये D1 D2 इनकी बात हो रही है। इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लस माइनस इन पर हो, बैटरी से संपर्क है, हाई वोल्टेज 50 किलो वोल्ट से इसका संपर्क है, दौलित्र है, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। जिनका संबंध भी हम बैटरी से या किसी भी ऐसे सोर्स से करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो उन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डीज हैं। और अगर आपको और देखना है तो मैं बता दूं, मैंने तीसरे चित्र में भी आपको बताया था कि ये देखिए ये दो डीज हैं। आगे बढ़ते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, ठीक है, हम उन्हें डीज तो बोल ही रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको लिखना है सबसे पहले इस कोष्ठ के बारे में, पहले ऊपर से स्टार्ट करना है। पहले आपको कोष्ठ के बारे में लिखना है, फिर अंदर गए तो डीज के बारे में लिखना है। तो डीज के बारे में लिखने के बाद आपको क्या करना है, डीज के इलेक्ट्रोड D1 D2 उनके नाम बता देना है। आप थोड़ी बहुत भाषा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन लिखना सभी है। इसके बाद इन इलेक्ट्रोडों के व्यासीय किनारे एक दूसरे के समांतर। तो इसका क्या मतलब है कि व्यासीय किनारे एक दूसरे के समांतर है? ये देखिए, ये कहलाते हैं व्यासीय किनारे। एक ये है, पहले D1 का व्यासीय किनारा ये है, और दूसरे D1 का व्यासीय किनारा ये है। ये एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं, बिल्कुल। तो इन्हीं को कहते हैं कि व्यासीय किनारे समांतर होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद तथा इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे गैप कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लिखना है। ये देखिए, व्यासीय किनारों के बीच में क्या होता है? गैप होता है, इसे हम कहते हैं गैप। तो ये हमने लिख लिया कि गैप कहते हैं। ये दोनों डीज एक उच्च रेडियो आवृत्ति के दोलित्र से जोड़ दी जाती हैं। ये जो दोनों डीज हैं, इन्हें हम उच्च आवृत्ति के दोलित्र से, ये देखिए दोलित्र से हम जोड़ देते हैं। बस होता कुछ नहीं है, जो हम करते हैं वही हम लिखते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि लगभग 50 किलो वोल्ट जो होता है वो हम यहाँ पे जोड़ते हैं, जिससे इनके बीच में उच्च आवृत्ति लगभग 10 मेगा हर्ट्ज, लगभग इतनी होती है, 10 मेगा हर्ट्ज, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाती है। इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में लगभग 10 लाख बार ये प्लस माइनस करता है। आप सोच लीजिए एक सेकंड कितना छोटा होता है, एक सेकंड में क्या करता है, ये 10 लाख बार प्लस माइनस होता है। तो एक सेकंड में 10 लाख बार ये प्लस भी बनेगा और ये माइनस भी बन जाएगा। आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ ये चलता है, और उतनी ही स्पीड में ये घूम के इधर आ जाता है। इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इसी में, कि देखिए टाइमिंग कैसे सेट होती है, रेडिएशन कैसे डिपेंड करता है। अभी हम लोग संरचना पढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम डीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, दोनों का संपर्क दोलित्र से करा देंगे, इतनी आवृत्ति होती है, इतना वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज है 50 किलो वोल्ट, और ये फ्रिक्वेंसी है 10 मेगा हर्ट्ज। इसके बाद जैसे ही हम डीज का पूरा काम कंप्लीट करते हैं, तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखेंगे कि इनके जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। सीधी सी बात, ध्रुव खंड N और S लगा के इनके ऊपर व नीचे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, इस तरीके से, जैसे कि मैंने इस चित्र में बताया था कि ये साइक्लोट्रॉन का ये जो हिस्सा है, इसके ऊपर और नीचे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी संरचना। आप क्रिया विधि कैसे लिखोगे? क्रिया विधि मैं आपके सामने लिखूंगा। तो हेडिंग डालते हैं क्रिया विधि। तो हेडिंग डाल लेते हैं क्रिया विधि। तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना फिलामेंट जो रखा है, यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न होता है, बिल्कुल सेंटर सिस्टम। मैंने ये चित्र अलग से निकाल लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए, फिलामेंट में सबसे पहले मान लेते हैं कि धन आवेश उत्पन्न हुआ है, ठीक है। उसी को हम घुमाएंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो घुमाते हुए जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब क्रिया विधि के अंतर्गत आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना फिलामेंट में धन आवेश उत्पन्न हुआ है, इस तरीके से। अब धन आवेश उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा?
तो तब हम D1 को धन विभव पर रखेंगे और D2 को माइनस यानी कि ऋण विभव पर। क्यों? ताकि धनावेश उत्पन्न हुआ है तो उस पर ऐसा फोर्स लगना चाहिए। तो धन है तो ऋण की ओर अट्रैक्ट होगा, तो हमें D2 को कैसा रखना चाहिए? ऋणात्मक। तो D1 को कैसा होना चाहिए? धनात्मक। तो हम लिखेंगे जब धनावेश उत्पन्न हुआ है तब हम D1 को धनात्मक विभव पर और D2 को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से लिखा कि तब हम D1 को धनात्मक विभव और D2 को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। देखिए लिखने का जो टाइम है वो स्किप कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। वैसे भी लंबा वीडियो है तो और समझना भी सभी चीज़ें हैं, इसलिए तो हम पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। तो जब हम D1 को धनात्मक विभव पर रख रहे हैं और D2 को ऋणात्मक, तो होगा क्या? ये D2 की ओर आकर्षित होगा। कौन? धनावेश जो फिलामेंट से उत्पन्न हुआ है। तो कहाँ जाएगा ये? D2 की ओर। तो हम लिखेंगे तब धन आवेश D2 की ओर आकर्षित होगा। तो हमने उसी तरीके से लिख लिया। देखिए आप, D2 की ओर आकर्षित होगा। तो जब ये D2 की ओर चला गया तो D2 के अंदर जाएगा तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो जीरो होगा, क्योंकि हमने यही समझा है कि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे D2 की ओर जो आकर्षित होगा तो D2 की ओर गति करता हुआ क्षैतिज तल में अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे ही D2 की ओर आकर्षित होगा सबसे पहले तो यानी कि यहाँ एकदम स्पीड के साथ गया, अब उसके बाद D2 के अंदर भी जाएगा क्षैतिज तल में गति करता हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे और क्षैतिज तल में गति करता हुआ D2 के अंदर जाएगा। अब D2 के अंदर क्या होता है? तो देखिए इसके अंदर जो है खोखला भाग है, तो खोखला भाग है तो उससे क्या होगा? देखिए जैसे ये ढक्कन था तो इसके अंदर क्या है? खोखला भाग है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी होगा। खोखले भाग में विद्युत क्षेत्र काम नहीं करता, तो लिखेंगे D2 के अंदर जाएगा जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो होता है ना, जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो होगा। परंतु चुंबकीय क्षेत्र के कारण, हम इसमें लिखेंगे परंतु चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लेमिंग के नियम अनुसार वह घूम जाता है। देखिए डायरेक्ट आपको लिखना है क्योंकि हर जगह डिटेल नहीं देना। यहाँ पे अंदर आएगा विद्युत क्षेत्र समाप्त, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या करता है? घूम जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लेमिंग के नियम अनुसार, तो थोड़ा बस बता देना है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लेमिंग के नियम अनुसार घूम जाता है। फ्लेमिंग के नियम अनुसार घूम जाता है। ठीक है, तो ये घूम गया। इसके बाद घूम जाता है, जितने समय में ये घूमता है उतने समय में दोलित्र द्वारा विद्युत क्षेत्र बदल दिया जाता है ना। पहले ये प्लस माइनस था, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा। पहले ये प्लस था D1 और D2 माइनस था, और जितने समय में ये घूमा तो अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेमिंग के नियम अनुसार घूम जाता है उतने समय में दोलित्र द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी जाती है। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी जाएगी तो क्या होगा? ये फिर देखिए, चूंकि ये धन आवेश है, अभी ये प्लस था ये माइनस था, अब ये यहाँ पे क्या हो गया? प्लस और ये माइनस। तो जैसे ही ये घूमा तो इसको फिर D1 माइनस दिखा, तो माइनस है और चूंकि इसकी प्रकृति धन की है तो ये माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे फिर एक बार इसकी दिशा बदल गई, अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये घूम के यहाँ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे दिशा बदल दी जाती है तब यह D1 की ओर आकर्षित होता है। तो ये D1 की ओर जैसे ही जाएगा और D1 की ओर आकर्षित होता है, इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर क्षैतिज तल में गति करने लगता है, या गति करता हुआ क्षैतिज तल में D1 के अंदर प्रवेश करता है। तो यहीं पे लिखा तथा क्षैतिज तल में गति करता हुआ D1 के अंदर प्रवेश करता है। अब D1 के अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हमने लिखा जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा परंतु चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह घूम जाता है। तो हमने लिखा परंतु चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह घूम जाता है। अब जैसे ये घूमा उतने समय में दोलित्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दोलित्र द्वारा विद्युत क्षेत्र बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे घूमा उतने समय में दोलित्र क्या करेगा, फिर से ये माइनस था जो पहले उसे प्लस कर दिया और जो प्लस था उसे माइनस कर दिया। तो अब ये घूम के ऐसे आया तो फिर इसे D2 में माइनस देखा और जहाँ माइनस देखेगा धन तो वहीं जाएगा जहाँ उसे माइनस दिखेगा। तो बस तो यहाँ पे लिख घूम जाता है उतने समय में दोलित्र द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे हम नीचे फिनिश में लिखेंगे यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे धन आवेश का वेग लगातार बढ़ता रहता है। यह धन आवेश की चाल लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है, हाई स्पीड पे पहुंचने लगता है। लगातार चाल लगातार बढ़ती रहती है। अब जैसे ही चाल लगातार बढ़ती रहती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरित होना, अर्थात धन आवेश त्वरित हो जाता है। धन आवेश त्वरित होता रहता है, त्वरित होता रहता है। राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए सॉरी। धन आवेश त्वरित होता रहता है, ठीक है। तो धन आवेश त्वरित होगा और इस तरीके से वो इस चित्र में यदि हम देखें तो ये घूमता है, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड बढ़ी, ऐसे ऐसे करके एकदम स्पीड बढ़ती है और ये एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक और देखा जाए यदि इसी चित्र को हमारे मन में एक और बेसिक सा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि इसकी त्रिज्या लगातार क्यों बढ़ रही है। तो उसके लिए हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए ये लगातार इस तरीके से घूमता है तो इस पर कौन सा फोर्स लगता है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, आवेश पर लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, वो होता है QVB। चलते हुए आवेश पर कौन सा बल लगता है, QVB। ये लॉरेंज बल लगता है और इसको घुमाता है। तो किसी भी पिंड को कोई भी जो बल है वो घुमाता है, वो होता है QVB। लेकिन हमने इसे दूसरी फिजिक्स में पढ़ा है कि जैसे पत्थर का कोई टुकड़ा है, इसे हम रस्सी से घुमाते हैं तो भी ये घूमता है, तो इस पर अभिकेंद्री बल लगता है mv²/r। तो असल में ये जो चुंबकीय क्षेत्र में जो लॉरेंज फोर्स लगता है QVB घुमाने के लिए, वो अभिकेंद्री बल के ही कंपैरिजन के बराबर हो, यानी अभिकेंद्री बल के बराबर ही होगा। तो हमने आपस में बराबर कर दिया। तो यहाँ पे B और B कैंसिल हो गया तो क्या बचा, QB बराबर mv/r, यही बचेगा ना। अब यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे तो QB को नीचे पहुँचाएंगे और r को ऊपर, तो r बराबर क्या होगा, mv/QB। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी, यानी त्रिज्या वेग पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसलिए ये त्रिज्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है तो हर बार उसको थोड़ा सा आगे खिसका देती है, जिससे त्रिज्या देखिए बढ़ती जा रही है। अभी छोटी त्रिज्या, फिर बड़ी त्रिज्या, फिर और बड़ी त्रिज्या इसके घूमने की, फिर और बड़ी त्रिज्या इसके घूमने की, फिर और बड़ी त्रिज्या इसके घूमने की। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है और जब वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या तो अपने आप ही बढ़ेगी, इक्वेशन से पता चलता है। तो एक ऐसा है, ये कंपटीशन में आपसे या फिर आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको ये मान दे दिए जाएंगे और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाएगी। तो ये साइक्लोट्रॉन के सवाल यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम यहाँ पे जो है टाइम निकालना चाहते हैं कि टाइम कितना है और टाइम किस पे डिपेंड करता है। तो हमने इसी में सूत्र लगाया, टाइम बराबर होता है दूरी बटे वेग। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे वेग हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, एक्स्ट्रा जानकारी है, जितना हमें वहाँ पे लिखना क्रियाविधि में वहाँ पे संरचना दोनों कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और समझ लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए टाइम निकालना है तो T बराबर दूरी कितनी है, तो एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी हो जाती है, 2πr। कितनी होती है, 2πr, परिधि के बराबर, तो 2πr। एक चक्कर पूरा लगाएगा एक कण दोनों डीज के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो वो 2πr के बराबर होगा ना, तो 2πr। ये हो जाएगी क्या, परिधि यानी कि दूरी
बटे बेग को हम किससे दर्शाते हैं, v से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यदि हम r का मान रख दें तो t बराबर क्या होगा, 2 पाई, r का मान कितना है, एम भी बटे क्यू भी, तो हमने यहाँ पे रख दिया एम भी बटे क्यू बी, और साथ में ये जो भी है इसको रख दिया, ये है r का मान। ठीक है, 2 पाई ज्यों कहते हो, r का मान कितना है, एम भी बटे क्यू बी, और ये भी यहाँ पे b से भी कैंसिल कर दिया। तो जो t है वो हमें फाइनल क्या मिलेगा, 2 पाई बटे क्यू, 2 पाई एम बटे क्यू बी। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो टाइम है वो केवल द्रव्यमान पे ही निर्भर करता है। ठीक है, ना आपके बेग पर निर्भर कर रहा है, कहीं भी बेग नहीं लिखा है, और ना ही आपके त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, कहीं भी आपको त्रिज्या नहीं यहाँ पे लिखी मिलेगी। तो आप चाहे कितनी भी स्पीड में चलिए, कोई भी धन कितनी भी स्पीड में चलेगा या उसकी कितनी भी बड़ी त्रिज्या होगी, उससे टाइम इफेक्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम यहाँ पे आवृत्ति निकाल सकते हैं, क्योंकि f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। तो t का मान ये पूरा पलट जाएगा, तो f बराबर क्या होगा, क्यू बी बटे 2 पाई एम, यही होगा ना। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिलेगी, क्यू बी बटे 2 पाई एम। तो हम यहाँ पे b का मान पता होगा, हमें q का मान पता होगा, द्रव्यमान भी पता होगा, पाई का सबको पता है, 2 सब पता है, ये गुणा हो जाएगा। तो इनका सब में गुणा भाग करके हम आवृत्ति सेट करते हैं, किसकी, दोलित्र की। और जो दोलित्र की आवृत्ति होती है वही यहाँ पे घूमने की वो बन जाती है, दोनों बराबर होते हैं। इसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, इसलिए हम इसे FC से भी दर्शाते हैं। तो आज से आपको याद रखना है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का फॉर्मूला ये है, क्यू बी बटे 2 पाई एम, और आवर्तकाल के लिए ये है यानी कि टाइम पीरियड, और साथ ही साथ रेडियस यदि निकालने के लिए बोला गया तो ये है फॉर्मूला। इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन को लिया है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हैं, हम प्रोटॉन यानी कि धन आवेश को क्यों लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है और प्रोटॉन उससे 1837 गुना भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि हल्का कण है तो उस पर बल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो कैसा है, कम है। किसका द्रव्यमान कम है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम इक्वेशन देखें F बराबर m हमने पढ़ी हुई है, तो यदि हम m को बटे में लेकर आए तो F बटे m बराबर क्या होता है, a। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस पर बल ज़्यादा लगता है, और यदि बल ज़्यादा लगता है तो उस पर त्वरण भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए उस पर जो बल है वो ज़्यादा लगेगा, और बल ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा स्पीड से इधर उधर भागेगा और ज़्यादा स्पीड से त्वरित होगा, कहने का मतलब है। तो हमने जो समीकरण पढ़ा हुआ है v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as, गति का तीसरा समीकरण, इसके हिसाब से अगर किसी वस्तु का त्वरण बहुत ज़्यादा है तो उसका वेग भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो वेग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें नाविक को हिट करना है तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेग ज़्यादा हो तो ये अच्छा है, लेकिन यदि किसी कण का वेग ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये हानिकारक भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित है, अति हर जगह वर्जित है। हमें वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए है, लेकिन हमें इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए कि ये प्रकाश के वेग को टच कर जाए। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा कण होता है, इतना हल्का कण होता है द्रव्यमान के संदर्भ में, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड हो जाती है कि ये प्रकाश के वेग को टच कर देती है, प्रकाश के वेग के लगभग होने लगती है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होने लगती है। और वैसे प्रकाश का वेग को हम c से दर्शाते हैं, और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। अब उसी के समकक्ष क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो आइंस्टीन कहते हैं, उन्होंने एक समीकरण दिया था, m बराबर m0 बटे √1 - v² अपॉन c²। यहाँ पे जो m0 उन्होंने बताया, ये किसी
कण का एक्चुअल द्रव्यमान होता है, और ये जो m है ये गति में आने के बाद जो उसका द्रव्यमान होता है वो है ये। जब वो गति में आ जाता है तो उसका द्रव्यमान जो बढ़ता है वो ये है। तो उन्होंने ये समीकरण दिया था जहाँ पे c प्रकाश का वेग है और v पार्टिकल का वेग है जो चल रहा है। तो उन्होंने कहा अगर इस समीकरण को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यदि इतनी हाई स्पीड से चल रहा है कि वो प्रकाश के वेग के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए v जो है वो c के बराबर होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो द्रव्यमान m है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब द्रव्यमान m बढ़ेगा तो हमने अभी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखिए ये है, ये जो है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है fc बराबर। तो यहाँ पे यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति कम हो जाएगी, आवृत्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लोट्रॉन में यदि घूम रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति कम होगी। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे वो क्या होगा, कभी आवृत्ति मतलब एक यहाँ से यहाँ तक घूमने में उसे कभी कम समय लगा, कभी ज़्यादा लगा, कभी कम लगा, कभी ज़्यादा लगा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये दोलित्र उसको सेट नहीं कर पाएगा, ये दोलित्र उसको सेट नहीं कर पाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आया, जितने समय में आता था उससे कम समय में आ गया, उतने में दोलित्र ये जो है ये माइनस ही रहा और ये प्लस ही रहा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसको क्या बनना चाहिए था, प्लस, इसको माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से आ गया या इतना लेट आया कि ये माइनस ही रहा। और जब ये माइनस ही रहा तो इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये प्रतिकर्षण हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में चलने लगेगा, जिससे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेवल था जिसमें हमें ये समझना था कि हम इलेक्ट्रॉन को क्यों उपयोग में नहीं करते या ज़्यादा वेलोसिटी क्यों घातक हो सकती है साइक्लोट्रॉन में। तो ये इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं, इसकी सीमाएं भी कह सकते हैं, इसकी कमी भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रख सकते। इसकी दूसरी सीमा ये भी हो सकती है, जैसे हमने अभी स्टडी किया हुआ है कि जो यहाँ पे देखा जाए कि ये देखिए ये वाला इक्वेशन, रेडियस जितना ज़्यादा हमें जितनी ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए तो हमें रेडियस बढ़ाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम इस चित्र को ही देख लें, मान के चलिए इक्वेशन को ना देखें, यदि कठिन लगता है तो यहाँ पे देखिए, इससे हमें पता चलता है कि जितनी ज़्यादा हम इसकी रेडियस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर सकते, वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें इसकी लिमिटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि हम इसमें ज़्यादा वेलोसिटी भी नहीं कर सकते, एकदम ज़्यादा वेलोसिटी यानी कि जो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होगी। तो ये है साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाएं, और साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने देखा कि कैसे हमें इसको पढ़ना है। मुझे लगता है कि ये बोर्ड के लेवल पे काफ़ी है और इसको आप तैयार कर लीजिए, और इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जिसमें आपको संरचना बनानी है। मैंने आपको ये भी बता दिया और संरचना भी बता दी कि किस तरीके से लिखना है, और क्रियाविधि तो मैंने साथ में ही बताई हुई है कि किस तरीके से इसको आगे हमें लिखते जाना है। तो ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक था जिसमें हमने साइक्लोट्रॉन को समझा। तो साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाएं भी हैं और साइक्लोट्रॉन बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।